क्या तुमने कभी उन कहानियों को सुना जो रात के सन्नाटे में फुसफुसाती हैं, जब हवाएं रहस्य बोती हैं और पुरानी दीवारें अपने दर्द को चीखती हैं? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच्ची कहानी पर आधारित साल है। एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती, संघर्ष और एक भयावह रहस्य का ताना बाना भूना गया है। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो अपनी किस्मत आजमाने एक अनजान बस्ती में आए, लेकिन वहां उन्हें जो मिला वो न तो सपना था न हकीकत, बल्कि कुछ ऐसा जो खून जमा दे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि बस्ती नंबर 17 का रहस्य तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। प्राचीन काल में जब सूरज की किरणें मिट्टी के घरों पर पड़ती थी और लोग बैलगाड़ियों से अपने दिन शुरू करते थे, तब की बात है। एक विशाल नगरी थी जिसे सूर्यपुर कहा जाता था। इस नगरी में 3 दोस्त रघु, केशव और याकूब अपने छोटे से गांव नदी ग्राम से आए थे। ये तीनों बचपन के साथी थे जिनके दिल में बड़ा बनने का सपना था, लेकिन सूर्यपुर की चकाचौंध और भीड़ ने उनके सपनों को कठिन बना दिया। रघु और केशव ने गांव में रहकर गुरुकुल में विद्या अर्जित की थी। उन्हें लगा था कि नगरी में उनके लिए सुनहरे अवसर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हर कदम पर निराशा थी। वहीं याकूब अपने पिता के व्यापार में पहले ही कई बार असफल हो चुका था। उसने अपने पिता को रात दिन मेहनत करते देखा था, इसलिए उसे पता था कि सफलता की राह आसान नहीं होती। तीनों दोस्त सुबह से शाम तक सूर्यपुर की गलियों में भटकते। न कोई काम मिला, न ही कोई ठिकाना। उनके पास बस कुछ सिक्के थे जो गांव से लाए थे। भूखे प्यासे वे एक छोटी सी सराय में रोटी खाते। उन्हें लगा था कि नगरी में आते ही कोई चमत्कार होगा, लेकिन अब निराशा उनके चेहरे पर छा गई थी। शाम ढलते ही तीनों एक विशाल भवन के पास पहुंचे, जिसके ऊंचे स्तंभ और नक्काशीदार दरवाजे देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। थकान से चूर वे भवन के द्वार के पास बैठ गए। कुछ देर बाद भवन का प्रहरी मंगल उनकी ओर आया। उसकी आवाज गर्जन जैसी थी। कौन हो तुम? यहाँ क्यों बैठे हो? तीनों ने डरते डरते अपनी कहानी सुनाई। मंगल ने उनकी हालत देखी और उसे अपने पुराने दिन याद आए। कई साल पहले वह भी इसी तरह सूर्यपुर में काम की तलाश में भटकता था। तब एक दयालु व्यक्ति ने उसे सहारा दिया था। मंगल को उन पर दया आ गई। याकूब, जो तीनों में सबसे समझदार था, ने मंगल से रहने की जगह के लिए गुहार लगाई। हमें कोई ठिकाना चाहिए प्रहरी जी। हमारे पास सिक्के नहीं हैं, लेकिन हम मेहनत करने को तैयार है। मंगल ने सोचा और अपने मित्र हरि को संदेश भेजा, जो पास की बस्ती नंबर 17 में एक बड़े भवन में सेवक था। हरि ने बताया कि उसके स्वामी अपने कुटुंब के साथ 2 चांद के लिए नगरी से बाहर गए हैं। तब तक मैं इनके लिए जगह का इंतजाम कर सकता हूं। यह सुनकर तीनों दोस्त खुशी से उछल पड़े। मंगल ने कहा, रात गहरी हो चुकी है, यहां कोई बैलगाड़ी नहीं मिलेगी। आज यहीं विश्राम करो, सुबह मैं तुम्हें ले चलूंगा। तीनों ने उसकी बात मान ली। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तीनों मंगल के साथ बस्ती नंबर 17 पहुंचे। भवन की सुंदरता देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। नक्काशीदार दीवारें, रंग बिरंगे चित्र और चारों ओर फैली हरियाली। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वे इतने भव्य स्थान पर रहेंगे। हरि ने उन्हें अतिथि कक्ष में ले जाकर ठहराया। तीनों ने नदी में स्नान किया, नए वस्त्र पहने और फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। लेकिन सूर्यपुर की गलियां उनके लिए अभी भी निर्दयी थीं। सुबह से शाम तक भटकने के बाद भी कोई काम न मिला। हताश होकर वे बस्ती नंबर 17 लौटे। हरि ने उनके लिए रोटी और दाल का इंतजाम किया था। खाना खाकर तीनों को थोड़ा सुकून मिला। उस रात बस्ती नंबर 17 में उनकी पहली रात थी। आधी रात को रघु की नींद अचानक टूटी। वह खुद को भवन के नीचे एक अंधेरे कक्ष में पाया, जहां पुराने बर्तन और टूटी मूर्तियां बिखरी थीं। उसे समझ नहीं आया कि वह यहां कैसे पहुंचा। डर से उसका दिल धड़क रहा था। उसने अपने दोस्तों को पुकारा, केशव, याकूब, लेकिन उसकी आवाज गूंज बनकर लौट आई। तभी उसे एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? रघु ने चिल्लाकर पूछा। अगले ही पल वह अपने पलंग पर था, पसीने से तरबतर। उसने केशव और याकूब को जगाया और सारी बात बताई, लेकिन दोनों ने उसका मजाक उड़ाया। तूने कोई बुरा सपना देखा रघु? इस भवन में हमारे सिवा कोई नहीं है। रघु ने उनकी बात मान ली और इसे सपना समझकर सो गया। सुबह तीनों फिर से तैयार होकर काम की तलाश में निकले, लेकिन जैसे ही वे भवन के द्वार से बाहर निकले,
एक रहस्यमयी स्त्री रघु के पास आई। उसने रघु को एक ताम्रपत्र सौंपा जिसमें लिखा था, इस स्थान पर जाओ, तुम्हें काम मिलेगा। इससे पहले कि तीनों कुछ पूछ पाते, वह स्त्री भीड़ में गायब हो गई। तीनों सोच में पड़ गए, इस स्त्री को हमारी जरूरत कैसे पता? लेकिन काम की तलाश में वे उस ताम्रपत्र में लिखे स्थान की ओर चल पड़े। वहां एक विशाल भवन था जो सूर्यपुर की सबसे बड़ी व्यापारिक सभा का मुख्यालय था। द्वार पर खड़े प्रहरी को उन्होंने ताम्रपत्र दिखाया। प्रहरी ने उसे सभा के संचालक विशाल पाक्रीमन को भेजा। जब विशाल ने ताम्रपत्र देखा तो उसमें सभा के स्वामी पोची महेंद्र किन का हस्ताक्षर था। उसने तीनों से पूछा, तुम हमारे स्वामी को कैसे जानते हो? रघु ने बिना सोचे कहा, मैं उनके मित्र हूं। विशाल के पास कोई और रास्ता न था। स्वामी महेंद्र 7 दिवस की यात्रा पर दूर देश गए थे और उनसे कोई संपर्क नहीं था। इसलिए विशाल ने तीनों को काम दे दिया और उन्हें कार्यस्थल दिखाने ले गया। लेकिन अचानक रघु दूसरी दिशा में मुड़ गया। वह सीधे स्वामी महेंद्र के कक्ष के सामने पहुंचा और एक गुप्त संकेत से ताला खोल दिया। विशाल यह देखकर स्तब्ध रह गया। यह संकेत तो केवल स्वामी को पता है, यह व्यक्ति कौन है? विशाल को यकीन हो गया कि रघु कोई खास व्यक्ति है। उसने उसे बिना रोक टोक कक्ष में जाने दिया। केशव और याकूब हैरान थे, रघु को यह सब कैसे पता? अचानक रघु ने सभी को कक्ष से बाहर जाने को कहा और द्वार बंद कर लिया। कुछ समय बाद विशाल को स्वामी महेंद्र का संदेशवाहक मिला। स्वामी ने गुस्से में पूछा, मेरे कक्ष में कोई गया था? विशाल ने सारी बात बताई। स्वामी चिल्लाए, उसे रोको वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। विशाल ने कक्ष का द्वार खोला तो रघु बेहोश पड़ा था। प्रहरियों ने उसे उठाकर पलंग पर लिटाया। जब रघु को होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था। मैं यहां कैसे आया? दरअसल बस्ती नंबर 17 का वह भवन पहले स्वामी महेंद्र का था। उन्होंने इसे अपनी सभा में कार्य करने वाली एक युवती माया के लिए बनवाया था। माया और महेंद्र का गुप्त प्रेम था, लेकिन महेंद्र पहले से विवाहित थे। उन्होंने माया को धोखा दिया और उसकी कुछ निजी बातें गुप्त रूप से संग्रह कर ली। जब माया को यह पता चला तो दोनों में विवाद हुआ। इस दौरान माया को चोट लगी और वह मृत्यु को प्राप्त हुई। महेंद्र ने डर से माया के शरीर को भवन के उद्यान में दफना दिया। उसका राज वहीं दफन हो गया। लेकिन जब रघु, केशव और याकूब उस भवन में आए तो रघु ने अनजाने में उद्यान की उस जगह पर पैर रख दिया जहां माया दफन थी। माया की आत्मा रघु में समा गई। उसने रघु को अपने नियंत्रण में लेकर महेंद्र के कक्ष तक पहुंचाया और उसकी काली करतूतों को उजागर कर दिया। महेंद्र को दूर देश में ही बंदी बना लिया गया। उसका काला चिट्ठा सबके सामने आ गया। माया की आत्मा ने मरने के बाद भी अपना बदला ले लिया। शायद अब उसे शांति मिल गई होगी। तीनों दोस्त उस भवन को एक भयावह सपना समझकर भूल गए और इस तरह बस्ती नंबर 17 की रहस्यमयी कहानी का अंत हुआ।